नमस्कार। देखिए, पिछले दिनों एक खबर सोशल मीडिया से पैदा हुई, जिसमें दिखाया गया कि नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक युवक ने एक महिला को धमकाया, गालियां दी और कुछ पेड़-वेड़ लगाने का छोटा-सा एक मामूली मामला था। और उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं तेरे पति को भी जानता हूँ, ये वो फलाना ये सब बातें हुई। वो वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद पता लगा कि वो जो धमकी देने वाला युवक था, उसका नाम श्रीकांत त्यागी था। उसी सोसाइटी में रहता था, बीजेपी का नेता था, बड़े-बड़े नेताओं से उसके ताल्लुकात थे और इस मामले ने पूरे नेशनल मीडिया का फोकस अपनी ओर केंद्रित कर दिया। अब इस मामले में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोकल यहाँ के सांसद हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, जो पहले केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वो सहायता के लिए आगे आते हैं। कुछ युवक सोसाइटी में अंदर घुस आते हैं रात के समय, उन्हें पुलिस से धमकी देकर गिरफ्तार करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद त्यागी समाज मैदान में आ जाता है कि श्रीकांत त्यागी का उत्पीड़न हो रहा है, श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट भी किया गया है, उसकी पत्नी, बच्चे सब लोग मैदान में आ जाते हैं। एक तरह की मीडिया में ही कोर्ट शुरू हो गई, एक मीडिया ड्रिल इस पर शुरू हो गई। अब ये मामला राजनीतिक होता जा रहा है। सुनने में यह आया है कि डॉक्टर महेश शर्मा का एक बहिष्कार करने की प्लान वहां पर बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में एग्रेसिव भूमिका निभाई थी और जो आरोपी यहां पर घुस गए थे, कुछ युवक दंगाई यहां पर घुस गए थे, उनको उन्होंने अरेस्ट करवाया था। हालांकि उनमें से अब ज्यादातर रिहा हो चुके हैं। अब महेश शर्मा थोड़ा सा जनप्रतिनिधि हैं, बैकफुट पे भी आ गए हैं। त्यागी समाज का मामला है, त्यागी समाज उनका बहिष्कार करने लगा है और धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहे हैं लोकसभा के, तो नेता लोग वैसे भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। एक भी आदमी अगर बायकॉट की बात कह देता है तो नेताओं की रात की नींद उड़ जाती है। इस समय नोएडा में राजनीतिक माहौल ऐसा है कि महेश शर्मा के खिलाफ ना सिर्फ त्यागी समाज या दूसरी बिरादरियां एकजुट हो रही हैं, तथाकथित रूप से बीजेपी के कुछ नेता भी महेश शर्मा के खिलाफ चल रहे कैंपेन को हवा दे रहे हैं और ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। मैंने मीडिया में इसके बारे में जानने की कोशिश की, अखबार पढ़े, लेकिन बिहाइंड द सीन जो चीजें चलती हैं वो अखबार वाले कभी नहीं लिखते। अखबार वाले वो चीजें लिखते हैं जो उन्हें लगता है कि बैलेंस करती हैं चीजों को, लेकिन इसमें बहुत कुछ चल रहा है और सही जानकारी वही शख्स दे सकता है जो उस क्षेत्र का रहने वाला हो। और मेरे साथ स्क्रीन पर हैं डॉक्टर देवेंद्र, पत्रकार हैं, नोएडा में रहते हैं, नोएडा में कई अखबारों में लंबे समय से सक्रिय हैं। मैं आज देवेंद्र से इस बारे में सारी जानकारी लेना चाहूंगा। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद देवेंद्र सर। हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, चुनाव के समय भी जुड़े थे। आपको याद होगा कि चुनाव के समय में हमने नोएडा की विधानसभा सीटों पर इनसे चर्चा की थी। तो देवेंद्र ये बताइए कि अब महेश शर्मा को लेकर क्या चल रहा है नोएडा? सर, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो चीज को आपने पिक किया है वो शायद नोएडा के भी बहुत से पत्रकार नहीं कर सके हैं। आपने बड़े सधे हुए अंदाज में एकदम से कहा है कि एक मामूली मामला, वाकई एक मामूली मामला था और घटना के लगभग 24 घंटे तक प्रशासन इस पर एक्टिव भी नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में जाती है और मीडिया में जाकर के ये एकदम चर्चा का केंद्र बनती है, तो इस पर पुलिस प्रशासन एक्टिव होते हैं। घटना के बाद फिर आरोपी जो आप श्रीकांत त्यागी का नाम बताया, उसे पकड़ने की बात आती है। अरेस्ट, वो श्रीकांत त्यागी फरार होते हैं, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस ले जाती है। इस दौरान श्रीकांत त्यागी की पत्नी को हिरासत में लेने और उनके बच्चों के रोते हुए वीडियो वायरल होते हैं, जिससे कि जो श्रीकांत त्यागी के अगेंस्ट जन भावनाएं थी, धीरे धीरे उधर शिफ्ट होने लगती हैं। त्यागी, इस पर आपको बताऊं, पीड़ित महिला के फेवर में वैसे समाज, क्योंकि जाति को लेकर के श्रीकांत त्यागी ने गाली दी थी और कुछ अभद्र बातें कही थी, तो वैसे समाज सबसे पहले मैदान में आता है। उसने डीसीपी नोएडा फर्स्ट को, हरिश्चंद्र को, एक ज्ञापन दिया, मांग की कि आरोपी जो त्यागी है श्रीकांत त्यागी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसे ही श्रीकांत त्यागी की पत्नी को हिरासत में लेने की बात आती है, उनके बच्चों के वीडियो वायरल होते हैं, तो त्यागी समाज भी मैदान में आता है और उनकी पत्नी और बच्चों की दुहाई देते हुए बात कही जाती है कि पुलिस के द्वारा उनके ऊपर ज्यादती की जा रही है। हालांकि त्यागी समाज के द्वारा भी यह कहा गया कि ठीक है, आरोपी है श्रीकांत त्यागी, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप महिला उत्पीड़न, अगर वो महिला उत्पीड़न है तो आप यह श्रीकांत त्यागी और उनके बच्चों के खिलाफ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे बात आगे चलती है सर। चलते चलते ये बात पहले डॉक्टर महेश शर्मा, पुलिस कमिश्नर
पुलिस व्यवस्था के बीच होती है। फिर ये शिफ्ट हो जाता है मामला त्यागी समाज बनाम डॉक्टर महेश शर्मा। और अब धीरे धीरे ये दिख रहा है, जैसा आपने कहा कि चुनाव करीब है, पहले 2024 के चुनाव है, उससे पहले नगर निकाय चुनाव होने हैं, उनको लेकर कोई भी पार्टी या नेता जरा भी रिस्क लेने की तैयारी में नहीं है। ऐसी स्थिति में जब उग्र रूप अख्तियार कर रहा है त्यागी समाज, और ये बात भी सुनने में आ रही है कि 21 तारीख को एक महापंचायत त्यागी समाज करने जा रहा है, जिसमें हो सकता है भाजपा या डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ कोई कड़ा संदेश दिया जा सके। तो ऐसी बात को लेकर डॉक्टर महेश शर्मा थोड़े असहज भी महसूस कर रहे हैं। यहीं से राजनीतिक फायदा लेने की बात जो सुन आ रही है सर, वो सामने आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से, यानी कि एक दशक से भी बीजेपी अंदरूनी गुटबाजी से ग्रसित है। और वहीं आप देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक दशक से नॉन बीजेपी पार्टी, यानी बीजेपी की विरोधी दल बीजेपी पर मुद्दों के आधार पर कोई पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। तो दोनों ही, यानी डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी लॉबी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है, वो दोनों ही इस चीज को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी में है। ऐसा जानकारों से मैंने बात की तो उन्होंने भी यही बात बताई। अच्छा, महेश शर्मा का जो यहाँ पर राजनीतिक पकड़ है इस क्षेत्र में, 2009 का वो चुनाव हारे थे मेरे ख्याल में, लोकसभा का 14 का जीते हैं, 19 का जीते हैं। तो महेश शर्मा की स्थिति अब यहाँ राजनीतिक रूप से कैसी है, बीजेपी के अंदर भी, और अगर बीजेपी के बिना सामाजिक रूप से देखें तो उनका कैसा यहाँ पर वो है? सर, अगर हम डॉक्टर महेश शर्मा के राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ही राजनीतिक पार्टी बचे, विरोध में कोई पार्टी सपा बसपा का वजूद बहुत ज्यादा नहीं रहा है। आपको याद हो पिछली वीडियो में जब हमने बात की थी आपसे, तो हमने ये भी बात कही थी कि धीरे धीरे बीजेपी के अंदर वह स्थिति होती जा रही है कि भले ही बाहर कोई राजनीतिक दल बीजेपी का विरोधी ना हो, लेकिन बीजेपी के अंदर ये कि जबरदस्त विरोध तैयार होता जा रहा है, जिसकी शुरुआत हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव से हो गई थी। 2000 चुनाव में पहली बार जो एक गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर निकल के सामने आई, उसका खामियाजा डॉक्टर महेश शर्मा को भुगतना पड़ा, वह चुनाव हार गए। हालांकि 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, यहां पर नोएडा एक विधानसभा नई अस्तित्व में आई थी, डॉक्टर महेश शर्मा वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर चुने गए। 2014 में डॉक्टर महेश शर्मा अपनी पकड़, अपने रसूख के चलते बीजेपी का टिकट लोकसभा का पाने में सफल रहे। जो 2009 में एंटी डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी लॉबी तैयार हुई थी, उसने प्रयास किया था कि किसी तरह यहां का टिकट डॉक्टर महेश शर्मा को न मिले, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा के कई ऐसे कारण रहे, जो रिपोर्ट संगठन की रही या संघ की गई, उसके आधार पर डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट मिला। इसके पीछे बड़ी बात थी बाहरी और शहरी मतदाता। 2014 का चुनाव मोदी लहर में बहुत बड़े मार्जिन से डॉक्टर महेश शर्मा जीते, और इसके बाद डॉक्टर महेश शर्मा का कद पार्टी के अंदर और जिले की राजनीति में बहुत बड़ा होता चला गया। एक स्थिति यहां तक आ गई कि डॉक्टर महेश शर्मा ही बीजेपी हो गए थे और बीजेपी ही डॉक्टर महेश शर्मा हो गई थी। इस स्थिति में जो उनके खिलाफ एक बड़ी लॉबी तैयार हो रही थी, उसको उन्होंने बड़े तरीके से बिल्कुल साइड कर दिया, यानी कि कहा कि उनको ठिकाने लगा दिया। लेकिन 2017 का जो विधानसभा चुनाव होता है, उसके बाद से इस लॉबी को, चुनाव के कुछ समय बाद से इस एंटी महेश शर्मा लॉबी जो थी, वह फिर से खड़ी होनी शुरू होती है। और आज वह दौर आ गया है सर, कि पार्टी के बाहर तो शायद महेश शर्मा से बड़ा कद नहीं है, क्योंकि बीजेपी के ही नेता बड़े कद है, और वो बड़े कद बीजेपी के अंदर है। चाहे 2009 में चुनाव लड़ने वाले सुरेंद्र नागर हो, जो बसपा से डॉक्टर महेश शर्मा को चुनाव हराते हैं, या फिर गुर्जर समाज के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे नरेंद्र भाटी हो, वो भी अब एमएलसी बनकर बीजेपी के अंदर है, या फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हो, जो आज जेवर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर 2 बार चुनाव जीत सके हैं। पिछला चुनाव उन्होंने बड़े टफ फाइट में बड़े अच्छे मार्जिन से उन्होंने अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव हराया। तो पार्टी के बाहर तो कद बड़ा है डॉक्टर साहब का, इसमें नो डाउट। एक बड़े राजनीतिक है, स्थानीय सांसद है, तो ये एज उनको मिलता है। लेकिन ये बात भी गलत नहीं होगी कहना सर, कि डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी जो लॉबी थी, वह कभी इतनी मजबूत नहीं रही जितनी वर्तमान समय में दिखाई देती है। इसका मुझे रीजन ये लगा कि जब महेश शर्मा को मंत्री नहीं बनाया गया दोबारा,
तो मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों के बीच में पार्टी के अंदर ये एक मैसेज चला गया कि साहब इनकी वैल्यू जो है मोदी, अमित शाह और जो हाई लेवल है पार्टी का, बड़े हाई कमान है, उसकी नजर में इनकी वैल्यू कम हो गई है। और दूसरा, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि सुरेंद्र नागर, भाटी, ये सब लोग जो पहले इनके विरोधी थे, जिन्हें इन्होंने हराया था कभी, ये सब लोग बीजेपी में आ गए। तो ये सब लोग भी अपना स्पेस तलाश रहे हैं नोएडा में किसी ना किसी तरीके से, और इन्हें लग रहा है कि महेश शर्मा इनके प्रतिद्वंदी हैं। एक नाम लेकिन आप जो छोड़ गए हैं वो है पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, जो नोएडा से विधायक है। उनका नाम आपने नहीं लिया, और सुनने में तो ये भी आया है कि महेश शर्मा के खिलाफ जो बीजेपी की लॉबी काम करती है, उसमें पंकज सिंह का भी बड़ा रोल है। सर चलिए, तो आपने पंकज सिंह जी का नाम लिया तो मैं उनसे भी चर्चा शुरू करता हूं। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें चर्चा ये लोगों से, राजनीतिक लोगों से सुनने में आई थी कि बड़े नाटकीय ढंग से पंकज सिंह को नोएडा का टिकट मिला। चर्चा यह थी कि पंकज सिंह को साहिबाबाद विधानसभा का टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट फाइनल हुआ। 17 से लेकर 24 तक का जो दौर रहा उसमें, सॉरी मैं गलत बोल गया, 22 तक का जो दौर रहा उसमें चर्चा रही कि अच्छा, इसकी मैं पंकज आपको सिंह रोकता हूं, इसकी वजह एक ये भी थी कि साहिबाबाद और नोएडा बीजेपी की सुरक्षित एकदम सेफ सीटें हैं, 1-1 लाख के अंतरों से जीती जाती हैं। आपको पता है सर, साहिबाबाद विधानसभा पर बड़ी जीत के लिए वहां के विधायक सुनील हाँ, शर्मा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार भी मिला है। अब आप लगा हाँ। लीजिए कि नोएडा और साहिबाबाद की स्थिति क्या है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मुद्दा होती है और कुछ ही मुद्दा नहीं होती है। तो सर उसके बाद जो ये बात आई इस 2017 से और 2022 के पीरियड में, कि जो एक डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी लॉबी है उससे घनिष्ठता करीबी पंकज सिंह की है। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ, उसमें वह चीज कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि पंकज सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा बड़े करीबी, कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के साथ दिखाई दी। हालांकि इस बार यह चीज जरूर दिखाई दी कि 2017 के चुनाव में नहीं, कंधे जो से कंधा कांग्रेस को मिलाकर छोड़कर कहां पर नजर आए? चुनाव प्रचार करते हुए नोएडा के अंदर सर, बहुत करीबी और साहब डॉक्टर महेश शर्मा ने 2019 आगे में, 2019 के चुनाव में पंकज सिंह का क्या रहा था? वहां पर इस तरह की स्थिति तो नहीं थी सर। जो 2022 के विधानसभा में डॉक्टर महेश शर्मा और पंकज सिंह की करीबी रही, वह करीबी शायद उतनी करीबी नहीं थी 19 के चुनाव में। लेकिन इस चुनाव में यह चीज देखा गया कि जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह धीरे धीरे महेश शर्मा और धीरेन्द्र सिंह के बीच करीबी खुलकर सामने आ गई, और विधानसभा चुनाव में यह चीज खुलकर आमने सामने आई कि भाजपा दो गुटों में बंट चुकी है। धीरेन्द्र सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा, पंकज डॉक्टर महेश शर्मा ने धीरेन्द्र सिंह का चुनाव प्रचार के लिए जेवर नहीं गए, और जो राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर पूरी तरह से जेवर चुनाव में लगे रहे, वह डॉक्टर महेश शर्मा गुट में बताए जाने वाले तेजपाल सिंह के चुनाव में दादरी नहीं आई। तो ऐसे में बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। और आपको याद हो सर, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये चीजें आगे रंग दिखाएंगी, तो रंग दिखाना शुरू हो चुका है सर। तो मैं इस बात को भी कहता हूं सर, ये जो श्रीकांत त्यागी वाला मुद्दा हुआ था, इसमें जिस अंदाज में और जिस एग्रेसिवनेस के साथ डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा प्रशासन और पुलिस से यह मांग की गई कि आपको आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जल्दी अरेस्टिंग करनी चाहिए, उस समय डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा में थे, तो वह सूचना पाकर सोसाइटी पहुंचे। लेकिन उस समय खबर यह है कि पंकज सिंह शहर से बाहर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस खबर के बारे में पता चलती है, तो रात को ही सीधे सोसाइटी पहुंचते हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उससे बात करते हैं, और उसी अंदाज में वह भी पीड़ित महिला के खिलाफ जो आरोपी थे श्रीकांत त्यागी, उनकी गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। तो अब जो बात डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ त्यागी समाज की आती है, तो उसमें मुझे एक बड़ा सवाल उठता है सर। सवाल यह है कि जब अंदाज स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक का एक जैसा था, दोनों ने आरोपी की के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, दोनों ने ही श्रीकांत त्यागी की जल्दी गिरफ्तारी की बात कही थी, और दोनों ने ही त्यागी समाज के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहे, श्रीकांत त्यागी की पत्नी और बच्चों के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहे। तो ऐसे में अगर त्यागी समाज और सिर्फ इस कड़ी कार्रवाई के लिए स्थानीय सांसद के खिलाफ पंचायत करता है और बहिष्कार जैसी बातें करता है, तो फिर सवाल यह उठता है कि स्थानीय
जो विधायक है पंकज सिंह, उनको वो क्यों इग्नोर करता है? उनके खिलाफ इसकी वजह ये मैं बताता हूं जो आपको। इसकी जी वजह सर, ये है कि महेश शर्मा जिस समय बोल रहे थे उस समय मीडिया वहां पे था। वो उनकी वीडियो बनी है, उनकी लोगों ने वीडियो बना दी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भैया हमारी बेइज्जती हो रही है, आप ये क्या करा रहे हो। लेकिन जब पंकज सिंह देर रात गए उस समय मीडिया नहीं था वहां पर और उनकी कोई वीडियो कोई फोटो नहीं आई है, इसलिए पंकज सिंह टारगेट नहीं बने हैं। नहीं सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें पंकज सिंह बाकायदा स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो मीडिया पे आई थी कि ये घटना गलत है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो पुलिस के खिलाफ हॉट मतलब तो गर्मा गर्मी का माहौल डॉक्टर महेश शर्मा का बना, वह चीज पंकज सिंह से बहुत दूर तक नहीं थी। लेकिन इसमें ये बात समझ में नहीं आई है कि अब महेश शर्मा की ऐसी क्या वीकनेस है कि त्यागी समाज क्या इतनी बड़ी संख्या में है कि अगर त्यागी समाज इनका बायकॉट कर देगा। और वैसे भी किसी मैंने देखा है किसान आंदोलन में भी हमने देखा है, किसान आंदोलन में किसानों ने बात कही हम बीजेपी का बहिष्कार कर देंगे, बीजेपी यहाँ पर शानदार जीत हासिल करके आई। तो क्या त्यागियों का इतना बोलबाला है नोएडा में कि अगर त्यागियों का एक धड़ा ये कह देगा कि साहब इनका बहिष्कार कर देंगे तो बहिष्कार हो जाएगा? महेश शर्मा को इतना डरने की जरूरत क्या है उनसे? सवाल बहुत अच्छा है सर आपका, वाकई में मैं इस सवाल को बहुत विस्तार थोड़ा गहराई से बताऊंगा। सब यदि गौतम बुद्ध नगर के अंदर त्यागी समाज डॉक्टर महेश शर्मा का विरोध करता है या उनका बहिष्कार करता है तो डॉक्टर महेश शर्मा को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैं आज फिर बताता हूं, गौतम बुद्ध नगर विधानसभा के ऊपर जो गहराई तक प्रभाव शहरी और बाहरी मतदाता रखते हैं वही यहाँ की राजनीति को विशेषकर लोकसभा को तय करते हैं। लेकिन यदि बड़े स्तर पर त्यागी समाज बीजेपी डॉक्टर महेश शर्मा के साथ साथ बीजेपी के बहिष्कार की बात करता है तो सर ये एक बड़ा दूरगामी परिणाम बीजेपी के लिए हो सकते हैं। वह पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन जिलों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है जहां पर त्यागी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। और यदि 2024 के चुनाव से पूर्व केंद्रीय बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको यह बात या यह रिपोर्ट अंदरूनी पहुंच गई कि इस मुद्दे के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी मतदाता नाराज है और वह वाकई ही उनके खिलाफ जाकर के वोटिंग करेगा, तो ऐसी स्थिति में 10 सीटों को साधने के लिए एक सीट पर कुर्बानी देने के बारे में पार्टी सोच सकती है सर, क्योंकि हम नहीं, नहीं मैं भूल आपको सकते कि आपको मैं बीजेपी। करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। पश्चिमी उत्तर जी सर। प्रदेश में किसी भी विधानसभा सीट पर, लोकसभा सीट तो छोड़ ही दो आप, किसी भी विधानसभा सीट पर केवल त्यागी समाज इस भूमिका में नहीं है कि वो अपना आदमी जिता सके या किसी को चाहे तो हरवा सके। ये बात फैक्ट है। 5, 10, 15 हजार इससे ज्यादा वोट किसी सीट पे नहीं है। आपको मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बता सकता हूं कि कितने त्यागी विधायक किस पार्टी से हैं, गिने चुने होंगे एक दो। ज्यादातर एमएलसी हैं या फिर राज्यसभा के रास्ते से पहुंचे हुए आगे बढ़े हुए लोग हैं। ऐसा रहा है त्यागियों का हिसाब। लेकिन इसमें त्यागियों के साथ तो थोड़ा सा समीकरण ये बनता है, त्यागी और ब्राह्मण। अब लेकिन महेश शर्मा तो खुद ही जी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो इनके साथ है ही, केवल त्यागियों के कहने पे जी ब्राह्मण तो इनसे नाराज नहीं होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि महेश शर्मा को इससे जो ज्यादा स्थिति उनकी कोई कमजोर होने वाली है। और अगर महेश शर्मा, मैंने एक ऑडियो वायरल हुआ है, मांगेराम त्यागी, वो जो त्यागी समाज के कोई नेता हैं उनके साथ के मैं जंतर मंतर पे धरना दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये गलत हो रहा है, महेश शर्मा उसमें एक गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि महेश शर्मा को इसकी जरूरत थी। इसके पीछे सर क्या कारण हो सकते हैं? राजनीति है तो डॉक्टर महेश शर्मा जाने या वो जाने, लेकिन इसके पीछे आपने उस वीडियो को सुना होगा, मांगेराम त्यागी ने एक वीडियो में यह भी कहा था कि हमें अकेले ना समझें, पंडित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि ऐसी स्थिति में जाते हैं और ब्राह्मण समाज भी जो डॉक्टर महेश शर्मा के विरोधी खेमे में है वो इधर जाकर के एक मैसेज देते हैं तो एक फर्क पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहूंगा सर कि गौतम बुद्ध नगर में तो बहुत बड़ा प्रभाव ये चीज नहीं डालेगी जो है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि चुनाव करीब है, किस करवट उठ बैठ जाए और केंद्रीय नेतृत्व में किसके नंबर ज्यादा हैं ये भी चीज मायने रखेगी, अच्छा, क्योंकि कुल मिलाकर विरोधी अब लॉबी के स्थिति लोग भी मुझे ऐसी केंद्रीय नजर आ रही है कि एक दो चीजें हैं, कि एक तो महेश शर्मा को अपने टिकट की चिंता है, और दूसरे ये कि कहीं त्यागी समाज के बहिष्कार का जो मामला है वो बीजेपी के सामने इतना बड़ा ना बन जाए कि भाई दूसरी सीटों पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन एक बात समझने वाली है डॉक्टर साहब कि श्रीकांत त्यागी ने जो बातें कही वो उसका मामला त्यागी समाज वर्सेस ऑल कुछ है ही नहीं। वो एक महिला के साथ बदतमीजी गाली गलोच देके बात करने वाला मामला है। उसमें श्रीकांत त्यागी भी हो सकता था, उसका नाम श्रीकांत ठाकुर भी हो सकता था, श्रीकांत शर्मा भी हो सकता था, कुछ और भी श्रीकांत श्रीवास्तव भी हो सकता था। तो उस मामले को त्यागी समाज ने जिस तरह से ये तूल देने की कोशिश की है या कुछ लोग दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी के ही नेता या फिर जो विरोधी दल है उनकी शय के बिना ये संभव नहीं है। ये बात सर मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस चीज को जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर पार नहीं पा सके हैं और जिले के अंदर महेश शर्मा पर मुद्दों के आधार पर पार नहीं पा सके हैं, वो लोग जरूर इसको हवा दे रहे हैं। सर मैं अभी एक बात और बताता हूं कि अभी पीछे कुछ घटनाक्रम जिले की राजनीति में घटा है और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कई स्थानों पर ठाकुर धीरेन्द्र सिंह अपने आप को एज 2024 के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कई जगह जाकर के इस तरह के मैसेज भी आए हैं। उन्होंने एक कहा है कि 2014 में गौतम बुद्ध नगर की जो लोकसभा है वो बदलाव चाहती है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यहां बड़ा महत्वपूर्ण बात सर जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी के सामने दो विकल्प हैं सर। एक, या तो उनकी लॉबी के व्यक्ति को टिकट मिल जाए या फिर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल जाए जो डॉक्टर महेश शर्मा के अलग हो। तो वो दो विकल्पों पर उनकी जीत हो सकती है, या तो उनको टिकट मिल जाए या किसी दूसरे को। और डॉक्टर महेश शर्मा के सामने इस स्थिति में एक ही विकल्प है, वो है सिर्फ और सिर्फ अपना टिकट बचा लेना। अब मैं इस बात को थोड़ा और फैलाता हूं। यदि ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को जैसे वो भी लॉबिंग कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, लखनऊ में उनकी स्थिति है, दिल्ली भी वो हाजिरी दे रहे हैं और उसी लॉबी में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को भी बताया जा रहा है, वो भी उनके पक्ष में लॉबिंग चल रही है। यदि उनको टिकट मिलता है तो भी महेश शर्मा की हार होती है। और यदि वो डॉक्टर महेश शर्मा के विरोध को इस स्तर तक ले जाने में कामयाब होते हैं और वो केंद्रीय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझाने में कामयाब हो गए कि डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर के विरोध है और आप चाहे तो हमें और इन्हें हटाकर किसी तीसरों को चुन दीजिए, तो ऐसी स्थिति में पंकज सिंह के बारे में चर्चा है सर जिले में कि ऐसी स्थिति में पंकज सिंह पर जो डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी लॉबी है वह सहमति दे देगी और पंकज सिंह के नाम पर विरोध करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा के पास भी बहुत कुछ नहीं होगा। यानी तो आपके कहने का मतलब ये है कि महेश शर्मा का टिकट कट के अगर धीरेन्द्र सिंह को मिलता है तो इसका मतलब दूसरी लॉबी हावी हो गई, और दूसरी लॉबी अपने लिए अगर टिकट मांगती है और पार्टी ये कहती है कि नहीं साहब आप तो राजनीति कर रहे हो, तो वो ये भी कह सकते हैं भाई राजनाथ सिंह का बेटा कि चलिए हमें नहीं, आप पंकज को टिकट दे दीजिए लेकिन महेश शर्मा का टिकट काट दो वरना पार्टी का नुकसान हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर महेश शर्मा की अभी घेराबंदी और होगी 2024। जी बिल्कुल, जैसे चुनाव करीब आएगा अभी और इस राजनीति के रंग निखरने शुरू होंगे। और हालांकि सर ये एक कल्पनाएं है, इस चर्चाएं है, पंकज सिंह के नाम को चर्चाएं हो रही हैं इस तरह की सर, लेकिन अंदर खाने क्या है वो तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन यदि पंकज सिंह का नाम आता है तो डॉक्टर महेश शर्मा के पास भी उनका विरोध करने के लिए बहुत बड़ी चीज होगी नहीं सर। चलिए आपने हमें बढ़िया जानकारी दी देवेंद्र। हम इस मुद्दे पर आप नजर बना के रखिए और आगे भी जो पंचायतें यहाँ पर हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर चल रहा है, उस पर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सर एक बात मैं आपको भी कह देता हूं, अभी हमने अपोजिट लॉबी की बात की और मैंने कहा है कि इतनी मजबूत लॉबी आज तक नहीं हुई थी डॉक्टर महेश के खिलाफ जितनी वर्तमान में है। लेकिन यह भी सत्य है कि यह लॉबी इतनी मजबूत नहीं है कि डॉक्टर महेश शर्मा लॉबी से 21 साबित हो रही हो। इस पक्ष को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस लॉबी के अंदर जो मैं जान पा रहा हूं, नरेंद्र भाटी है, तेजपाल सिंह नागर है, एमएलसी श्रीचंद शर्मा है, वह लॉबी भी अभी भी इस लॉबी से मजबूत है। यानी कि डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी लॉबी अब तक एक दशक में सबसे मजबूत जरूर है लेकिन महेश शर्मा लॉबी से 21 नहीं है। यह मेरा परसेप्शन अभी है सर। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, आपसे फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार सर।